हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पे आपको लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी लेट इसलिए पड़ रही है क्योंकि नोट्स बनाना पड़ रहा था। इनके अलावा 2-3 दिन लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ आंधी के कारण। तो आइए देखते हैं आज हम लेवी स्ट्रास के बारे में। तो इससे पहले की जो भी थिंकर्स की वीडियो बनी हुई है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है UGC नेट जून 2023, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्लाउड लेवी-स्ट्रास का जो जन्म है वह ब्रुसेल्स के एक यहूदी परिवार में हुआ था, और ब्रुसेल्स हमारा फ्रांस में पड़ता है। इनके माता पिता क्या थे? कलाकार थे, लेकिन लेवी स्ट्रास ने संगीत, कानून और दर्शन का अध्ययन किया। तो इनके माता पिता जो थे वह कलाकार थे, इसलिए इनकी जो प्रारंभिक रुचि थी वह भी संगीत में थी। तो यह पहले संगीतज्ञ बने, उसके बाद इन्होंने कानून और दर्शन का अध्ययन करके उसमें अपनी रुचि दिखाई। आगे चलकर इन्होंने स्नातक की उपाधि के निमित्त में जो है मार्क्स के दार्शनिक विचार विषय शोध पे एक आलेख लिखा था। रॉबर्ट लावी की आदिम समाज पुस्तक पढ़ने के बाद इनका जो है मानव शास्त्र में जो है शोध कार्य या रुचि बढ़ी, जिसके बाद इन्होंने निर्जाति शोध अभियानों का संचालन किया, अर्थात कई तरह के निर्जाति शोध अध्ययनों में पार्टिसिपेट लिया और क्षेत्र कार्य भी किए। इन्होंने अपने क्षेत्र कार्य के आधार पर टिस्ट्रेस ट्रॉपिक्स 1900 नामक एक पुस्तक लिखी, टिस्ट्रेस टॉपिक्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने अत्यंत कठिन साहित्य की शैली का एक बढ़िया नमूना के रूप में देखा जाता है। तो इनकी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने निर्जाति शोध को क्षेत्र फील्ड के आधार पर टिस्ट्रेस टॉपिक्स पुस्तक में जो है उसकी व्याख्या करते हुए बताया गया, जिसे एक अच्छी साहित्य की शैली के रूप में देखा जाता है। 1939 में वे जो है ब्राज़ील से फ्रांस लौटे थे, और 1941 में अमेरिका में कि वे न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च के आमंत्रण पर अमेरिका में प्रोफेसर बन गए, और 1945 तक वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया। तो यह 1939 में जो है ब्राज़ील में जो है रिसर्च के शोध कार्य के लिए गए थे। उसके बाद 41 में वो लौट कर जो है अमेरिका आए, जहाँ इन्हें कुछ अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप स्कूल सोशियो रिसर्च मतलब अमेरिका चले जाइए और वहाँ पे जो है अच्छे से शोध कार्य अपना कीजिए। लेकिन उन्हें क्या हुआ, न्यूयॉर्क से जो स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च था, इन्हें बुलावा आया आमंत्रण पर अध्यापन के लिए। तो इन्होंने आमंत्रण को स्वीकार करके अध्यापन अर्थात प्रोफेसर वहाँ पर बन के 4 से 5 सालों तक वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में कार्य किया इन्होंने। इसके बाद रोमन जैप्सन के प्रोत्साहन ने उन्हें अपनी बहुप्रसिद्ध पुस्तक नातेदारी की प्रारंभिक संरचना द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 लिखने के लिए प्रेरित किया। किसने? रोमन जैप्सन। और इनकी जो है प्रारंभिक पुस्तक थी, और यह इनका जो है रिसर्च टॉपिक अर्थात शोध विषय भी था क्या? नातेदारी की प्रारंभिक संरचना या द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इनकी जो प्रमुख पुस्तिका है उसका नाम इन्होंने द लोमा, इनकी पत्रिका का नाम द लोमा है, द लोमा नहीं, द लोमा। जो आज भी संपादित की जा रही है। 1973 में फ्रांस के अकादमिक परिषद के इन्होंने अध्यक्ष के रूप में जो है देखा जाता है। तो जो है इनकी द लोमा जो है पत्रिका है, यह प्रकाशित की जाती है, जो भी आज तक भी चल रही है। तो पत्रिका जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है। द लोमा, यहाँ पे द लोमा होमा। इसके बाद 73 में अकादमिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया, और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक 1949 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में संरचनावाद की जो है
रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो इन्हें प्रमुख संरचनावादी अर्थात संरचनावादी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो मैचिंग के लिए जो है संरचनावादी जो है पूछ लिया जाता है कि संरचनावादी प्रमुख संरचनावादी कौन है। इसके अलावा लेवी स्ट्रास संरचना की अवधारणा किसी समाज की आनुभविक संरचना की अवधारणा के समरूप या समकक्ष नहीं है, जैसा कि ब्राउन की कृतियों में देखने को मिलता है, जहां सामाजिक संरचना का किसी कंकाल या मकान की संरचना के समकक्ष माना गया है। लेवी स्ट्रास के अनुसार, तो यहाँ भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवी स्ट्रास के अनुसार संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है, थोड़ा शब्द में हेर फेर है, लेकिन वही है कि इन्होंने जो अनुभविक संरचना की अवधारणा थी ब्राउन की, उसका खंडन करते हुए कहा है कि जो अनुभविक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो स्ट्रास के अनुसार जो है संरचना क्या है, स्ट्रास के अनुसार संरचना का कोई भी प्रक्षेपणी यथार्थ नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप या मॉडल है। लेवी स्ट्रास कहते हैं जो संरचना है एक तर्क के आधार पर निर्मित एक प्रतिरूप या मॉडल के रूप में देखा जाता है, जिसकी रचना घटना के विश्लेषण के द्वारा होती है। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार की घटना जहाँ पे होगी उसके अनुसार वहाँ की सामाजिक संरचना के रूप में विश्लेषण के आधार पर देखा जाता है। लेवी स्ट्रास ने आदिम संरचना समाजों में अनेक उदाहरणों के द्वारा विवाह की संस्था का विश्लेषण किया है और कहा कि विवाह का जो आधार होता है वह मुख्यतः पारस्परिकता एवं विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने जो विवाह के स्वरूप की चर्चा की, इन्होंने कहा जो विवाह का प्रकार होता है वह एक तरह के पारस्परिकता अर्थात एक दूसरे से लगाव या विनिमय के आधार पर किया जाता है। आगे विश्लेषण करते हुए ने कहा विनिमय से केवल सामाजिक संपर्क ही नहीं स्थापित किया जा सकता, अपितु इससे अधिक व्यापक संबंधों की शुरुआत होती है। अर्थात इन्होंने नातेदारी की चर्चा करते हुए कहा कि विनिमय से केवल सामाजिक संपर्क स्थापित न करके बहुत लंबे और अधिक संबंधों की शुरुआत की जाती है। बहुत सी छोटी सी दिखने वाली विनिमय की घटना और सार्वंगिक सामाजिक तथ्यों के बीच संबंधों को उजागर करती है। इन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी विनिमय की घटनाएं होती हैं वह सामाजिक संबंधों को उजागर करती हैं। देखने को वह छोटी सामाजिक विनिमय की घटनाएं होती है, लेकिन वह बड़े बड़े सामाजिक तथ्यों के आधार पर संबंधों के आधारित रहती हैं। तो लेवी स्ट्रास का यह मानना था कि जो संबंध बनते हैं उनका मुख्य आधार क्या होता है, विनिमय, पारस्परिकता। और कहते हैं यह विनिमय ही है हमें जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन यह बड़े बड़े संबंधों का आधार होती है। पारस्परिकता एवं विनिमय की प्रक्रिया से पूर्व लेवी स्ट्रास ने इस पुस्तक में निकटाभिगमन निषेध इंसेट टैबू की प्रथा को सार्वभौमिक मानते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। तो विनिमय से पहले इन्होंने कहा कि निकटाभिगमन निषेध, तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में निकटाभिगमन निषेध अर्थात नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध बनाने का निषेध होता है। निषेध को विवाह की संस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों की रूप में यह देखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवी स्ट्रास ने जो निषेध की चर्चा की है, इन्होंने कहा कि जो निषेध होता है वह विवाह जैसी संस्थाओं का नियंत्रण करने के कार्य में आता है। इन्होंने कहा प्रत्येक समाज में निषेधों की चर्चा की है, अर्थात प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ निषेध पाए जाते हैं। सरल समाजों में सकारात्मक निषेध, आदिवासी समाजों में बिलिंगी सहोदर विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह तथा आधुनिक समाज में नकारात्मक नियम की रूप में कुछ निषेधों की चर्चा देखी जाती है। तो इन्होंने कहा कि जो सरल समाज होते हैं इसमें व्यक्ति किसी वर्ग में विवाह कर सकता है, अर्थात एक व्यक्ति नातेदारी के किसी वर्ग में विवाह कर सकता है, लेकिन इस दृष्टि में जो है आदिवासी समाजों में कुछ विशेष प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जिसे इन्होंने
बिलिंगी सहोदर विवाह कहा है। संक्षिप्त में उसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की चर्चा इन्होंने आदिवासी समाज में की है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिलिंगी सहोदर विवाह की चर्चा कौन करते हैं, या उनके बिलिंगी सहोदर विवाह के अंतर्गत किस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। तो ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह देखा जाता है। और आधुनिक समाज में इन्होंने कहा कि नकारात्मक जो है निषेध देखने को मिलता है। इसमें एक व्यक्ति नातेदारी के जो है कुछ समूहों में विवाह नहीं कर सकता है। जैसे व्यक्ति अपने नातेदारी में, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन या अपनी बहन माता पिता या कुछ विशेष नातेदारी, जैसे बुआ के यहाँ शादी नहीं कर सकता, सब जहाँ लड़कियाँ जाती हैं वहाँ शादी नहीं करता। इस तरह के विवाह जो है देखने को मिलते हैं आधुनिक समाज में, इन्होंने चर्चा की है। विवाह के ये नियम न केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, अपितु ये सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो स्ट्रास का मानना है कि जो निषेध के नियम होते हैं या विवाह के नियम होते हैं, तो वहाँ पे उसी आधार की जो है सामाजिक संरचना के निर्माण को यह जो है प्रभावित न करते हुए खुद सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो कहीं मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिल जाती है, कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कहीं पर विवाह की प्रथा होती है कि लड़कियां केवल अपने ससुर के यहाँ जाती हैं, कहीं पर लड़के जो है अपने सास के यहाँ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो विवाह की नियम या निषेध की प्रथाएं होती हैं, वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, ऐसा स्ट्रास का मानना है। इन्होंने वंश सिद्धांत, डिसेंट थियरी की आलोचना की है। तो इन्होंने वंश सिद्धांत की जो है आलोचना करते हुए इसके स्थान पे विवाह अर्थात एलायंस सिद्धांत की बात की है, नातेदारी के संदर्भ में। पहले जो है नातेदारी की जो व्याख्या की गई है वह वंशानुगत आधार पर की गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जो है नातेदारी का जो संबंध देखने को मिलता है वह विवाह के आधार पर देखने को मिलता है। इन्होंने विवाह के विनिमय को दो स्वरूपों की चर्चा की है। तो विवाह विनिमय की सिद्धांत जो है यह मार्शल मास से प्रभावित होकर, इन्होंने जो मार्शल मास का उपहार का सिद्धांत था, उससे प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक विनिमय अर्थात विवाह की पारस्परिकता का सिद्धांत की बात कही है। इन्होंने कहा विवाह की गठजोड़ जो होती है वह लेवी स्ट्रास की धारणा में संरचनात्मक भाषा शास्त्र और मार्शल मास के समाजशास्त्र से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्होंने कहा कि समाज की जो रचना है ही होती है जो व्यक्ति को, एक व्यक्ति की अपनी बहन को दूसरे को देता है, और जो है इस प्रकार का विवाह बंधनों के माध्यम से समाज की रचना होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति है अपना विवाह किसी और अपनी बहन किसी और को देता है, और यह व्यक्ति अपना बहन किसी और को देता है, और यह इसी तरह जो है विनिमय अर्थात स्त्रियों के आदान प्रदान को इन्होंने विवाह के रूप में देखा है। इन्होंने कहा नातेदारी की जो रचना होती है इस तरह की होती है। इस संदर्भ में इन्होंने दो प्रकार के विनिमय की चर्चा की है। एक सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय, जिसमें जिस समूह से व्यक्ति स्त्री लेता है उसी समूह में स्त्री देता है। तो इस प्रकार के विनिमय जो प्रत्यक्ष होते हैं, इनके अनुसार जो है इसे आटा साटा विवाह भी कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति, ये दो समूह हैं, अगर व्यक्ति अपना विवाह इस समूह में करता है तो अपनी पुत्री का विवाह भी इसी समूह में करेगा। अगर वह स्त्री यहाँ से लेता है तो अपनी जो स्त्री या पुत्री होगी या बहन होगी उसको इस समूह में भेजेगा। अर्थात स्त्रियों का आदान प्रदान होता है। इसमें जिस समूह से स्त्री लेता है उसी समूह में स्त्री व्यक्ति देता है। इस तरह के जो विवाह देखने को मिलते हैं उसे स्ट्रास ने कहा कि यह सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय के आधार पर विवाह देखने को मिलता है। इसे इन्होंने आटा साटा विवाह के रूप में देखा है। तो दूसरे प्रकार के जो है विनिमय की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा सामान्यीकृत विनिमय वह होता है
जिसमें व्यक्ति जिस समूह से स्त्री लेता है उस समूह में स्त्री नहीं देता है। अर्थात दो प्रकार के समूह हैं। अगर व्यक्ति, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति इस समूह से इस स्त्री को लेता है अर्थात विवाह करता है। तो विवाह करने के बाद व्यक्ति के जो पुत्र या पुत्र हैं, पुत्र जो होगा वह इस समूह में विवाह कर सकता है, लेकिन जो पुत्री होगी वह इस समूह में विवाह नहीं कर सकती। अर्थात यह पुत्री को इस समूह या किसी स्त्री को इस समूह से इस समूह में नहीं भेजेगा, अर्थात विवाह नहीं करेगा। इस प्रकार के विवाह को इन्होंने सामान्यीकृत विनिमय विवाह कहा है। लेवी स्ट्रास के अनुसार कहा है कि सभी जो नातेदारी के प्रारंभिक संरचनाएं होते हैं लगभग या तो वह सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय के आधार पर बने हुए होते हैं या तो सामान्यीकृत विनिमय के आधार पर बने हुए होती हैं। और नातेदारी व्यवस्था के बारे में लेवी स्ट्रास का मूल विचार यही रहा है कि जो प्रारंभिक नातेदारी संरचनाएं होती है वह इसी प्रकार वैवाहिक विनिमय के आधार पर बनी हुई हैं। और इसी आधार पर उन्होंने मूलभूत नातेदारी संबंधों के 4 प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई बहन प्रमुख नातेदार होते हैं, उसमें बाद पति पत्नी होते हैं, पिता पुत्र होते हैं और मामा भांजे होते हैं। इसके बाद स्ट्रास जो हैं, इन्होंने संपूर्ण नातेदारी व्यवस्था को मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है। तो इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को जो मानव समाज है उसका एक अणु के रूप में देखा है। इसके अलावा यह कहते हैं कि वर्गात्मक ममेरा फुफेरा विवाह के साथ साथ प्रतिसम विवाह संबंधों पर आधारित समाजों में सहित कुछ समाजों की रचना जो है सीधे प्रारंभिक ढांचे के रूप में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर उन्होंने मामा जो है दोनों विवाहों के चर्चा में इन्होंने कहा कि मामा की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। मामा ही यह तय करता है किसके साथ विवाह होगा, किसके साथ विवाह नहीं होगा, अर्थात विवाह के रूप में मामा की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा इन्होंने की है। आगे सन 1958 में प्रकाशित पुस्तक में इन्होंने संरचनावादी मानव शास्त्र की जो है चर्चा की है। तो इन्हें जो है संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। तो एक मुख्य पॉइंट है कि इन्हें संरचनावाद का जनक माना जाता है, यह प्रमुख संरचनावादी हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रास ने अपनी संरचनावाद पद्धति के विश्लेषण और संरचना संबंधित विचारों का जो है गहन विश्लेषण किया है। इन्होंने 2 प्रकार की यथार्थताओं की बात की है, एक सामान्य यथार्थ, दूसरा ठोस या वास्तविक यथार्थ था। इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है किसी भी प्रकार से किसी निश्चित समाज में वर्णित सामाजिक संबंधों समिष्ट में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। तो स्ट्रास कहते हैं जो सामाजिक संरचना होती है उसे किसी भी प्रकार का किसी भी निश्चित समाज में वर्णित करने के लिए सामाजिक संबंधों की जो है समिष्ट की बदला नहीं जा सकता है या रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। किसी संरचना की जो रुचि होती है पारस्परिक संबंधों के आधार पर न होकर मानवीय चिंतन की प्रक्रियाओं के संरचना के दृष्टिकोण से होती है। ब्राउन ने कहा कि संरचना को जब इन्होंने ब्राउन के विचारों से अलग हटते हुए कहा है, तो उससे पहले ब्राउन ने कहा कि जब संरचना के अंगों और अवयवों का एक व्यवस्थित क्रम है, इन्होंने कहा संरचना जो है उसमें कई तरह के अंग या अवयव पाए जाते हैं जिनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, जबकि स्ट्रास इसके अपोजिट कहते हैं कि संरचनावाद का परस्पर जो है संबंध से कोई प्रत्यक्ष सरोकार
नहीं होता है, अर्थात जो अंग होते हैं, अवयव होते हैं, उनके बीच के जो संबंध होते हैं उनका कोई सरोकार नहीं होता है। स्टार्च ने कहा कि संरचनावाद की जो जड़ें हैं वह मानव चिंतन की प्रक्रियाओं अर्थात मानसिक संरचनाओं में गड़ी हुई हैं। तो स्ट्रक्चर जो कहते हैं स्टार्च, इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर बनता है समाज की वह किसी अंग के रूप में न होकर मानव की मानसिक संरचनाओं के आधार पर बनती है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि यह डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है कि मानसिक संरचनाओं के आधार पर किसने संरचनावाद या संरचना की व्याख्या की है, तो वह लेवी स्ट्रास है। इसके बाद स्ट्रास ने जो है संरचनावाद का जो है मुख्य स्रोत किसको माना है, भाषा शास्त्र को। उन्होंने कहा कि संरचना जो है भाषा शास्त्र की विधियों के द्वारा एक निजाती उपागम के साथ तुलना किया जा सकता है और मानसिक संरचनाओं को उजागर किया जा सकता है। स्ट्रास ने जो है अनुसार संरचनाएं बहुधा द्विविभाजित विपरीतता या भिन्नता के लिए होती हैं, जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठंडा गर्म, धरती, उत्तर सफ़ेद काला, उत्तर दक्षिण सफ़ेद काला जो है। इन्होंने कहा कि जो संरचनाएं होती हैं वह द्विभाजी विपरीतता या भिन्नता के लिए होती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठंडा गर्म, धरती आकाश, इस तरह की बात यह करते हैं। यह द्विभाजी विपरीतता के कुछ उदाहरण के रूप में इन्होंने जो है चर्चा की थी। इसके अलावा सन 1962 में इनकी जो प्रमुख 2 पुस्तकें थी, एक है द स्वेज माइंड या जंगली मस्तिष्क या गढ़ चिन्हवाद। इन पुस्तकों की जो है प्रारंभिक संरचनाओं में इन्होंने मानव शास्त्र की जो है चर्चा की है। तो इनमें इन्होंने जो है प्रतीकों और मिथकों की चर्चा की है, किसमें, टोटिज्म और सैविस माइंड अर्थात गढ़ चिन्हवाद और जंगली मस्तिष्क जो पुस्तक थी, इसमें इन्होंने प्रतीक और मिथकों की चर्चा की है। और गढ़ चिन्हवाद से स्ट्रास ने बताया कि जब पशुओं और प्राकृतिक उपादानों के गोत्रों और परिवारों के प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया ताकि वे सामाजिक संबंधों और समूहों पर विचार करने और संगठित करने में, भाषाई दृष्टि वर्गित करने में उपयोगी हो। तो स्ट्रास ने बताया कि जब पशु एवं प्राकृतिक उपादानों को गोत्र का आधार या परिवार के प्रतीक के रूप लिए इसलिए चुना जाता है ताकि जो सामाजिक संबंध होते हैं या समूह होते हैं उनको इकट्ठा रखा जा सके, अर्थात उन्हें एक विचारधारा के तहत रखा जा सके। इस पुस्तक में जो है लेवी स्ट्रास ने मध्यवर्ती ब्राजील की बोरारो और आरंदा जनजातियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया है। तो इन्होंने बोरारो और अरंदा जनजातियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया है। दोनों ब्राजील की जनजातियां हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैचिंग के रूप में दे सकता है। आगे लेवी स्ट्रास ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बोगांडा के जो टोटमवादी गोत्र हैं वह जाति के रूप में भी कार्य करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो है बोगंडा की टोटमवादी जनजाति जो है उसका गोत्र जो है आज जाति के रूप में भी कार्य करता है। पहली नज़र में देखने में तो यह दोनों संस्थाएं भिन्न लगती हैं, लेकिन जब हम अत्यंत आदिम सभ्यता के साथ गढ़ चिन्हवाद समूह को जोड़ने और तथा कभी कभी शिक्षित समाज में जाति को विकसित रूप में मानने की आदी हो गए हैं तो इस रूप में जो है इनमें समानता देखने को मिलती है। तो इन्होंने कहा जिस तरह आदिम समाज में जो है गढ़ चिन्हवाद या कुछ विशेष प्रतीक होते थे माना जाता था, उसी प्रकार आज जब हम शिक्षित समाज में जाति को देखते हैं तो उन्हें संगठित करने के लिए कुछ विशेष नियम या गोत्र या गढ़ या प्रतीक देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने गढ़ चिन्ह इन्होंने जो है गढ़ चिन्ह संबंधित अपने एक लेख भालू और नाई बेयर एंड बार्बर 1963 में यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार जो है आदिम चिन्हवाद पर आधारित भोजन और स्त्रियों के विनिमय संबंधी नियम
जाति आधारित हिंदू धर्म में संरचनात्मक रूप में बदल जाते हैं। तो आज इन्होंने कहा है कि जैसे आदिम समाज में भोजन और स्त्रियों का विनिमय होता था, वैसे आज के समाज में भी जाति आधारित हिंदू धर्म में भी संरचनात्मक रूप से देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे आज जो व्यक्ति है विवाह किसी विशेष जाति में अर्थात अपनी ही जाति में करता है, और यह भी देखने को मिलता है व्यक्ति जिस समूह से स्त्री लाता है उस समूह में स्त्री नहीं देता है, अर्थात जिस परिवार या गोत्र में वह विवाह वहाँ से स्त्री लेता है उस गोत्र में जो है अपने पुत्री का विवाह नहीं करता है। तो यह जो है वर्तमान के हिंदू जाति की विशेषता है। इसी आधार पर भोजन संबंधी निषेधों को भी देखा जाता है। इन्होंने कहा कि जो भोजन संबंधित होता है, व्यक्ति किसी विशेष वर्ग के यहाँ ही भोजन करता है और किसी विशेष वर्ग को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाता है। तो ऐसा इन्होंने व्याख्या करके सामाजिक आदिम समाज और वर्तमान समाज के गढ़ चिन्हवाद और प्रतीकों की व्याख्या इन्होंने की है। इसके बाद द सेवेज माइंड में अपनी पुस्तक जो है स्ट्रास ने आदिम लोगों की धारणा को गलत बताया। कहा कि आदिम लोगों की जो मानसिक इन्होंने कहा कि जो पहले से धारणा बनी आ रही है कि आदिम समाज जो है, आदिम समाज के जो लोग हैं उनकी मानसिक क्षमताएं कम थी, उनमें तर्क वितर्क करने की जो है क्षमताएं कम थी। इस धारणा को अपने इस पुस्तक में व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि यह धारणा जो है बिल्कुल रूप से गलत है कि जो आदिम लोग थे उनकी मानसिक क्षमताएं कम थी या तर्क वितर्क करने की क्षमता उनमें कम थी। इन्होंने कहा है कुछ साक्ष्यों के माध्यम से देखा जा सकता है कि इनके पास विशिष्ट प्रकार के ज्ञान देखने को मिलते हैं, जैसे पौधों और पशुओं का वर्गीकरण करने की सटीकता इनमें देखी जाती है कि कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा किस कार्य में उपयोगी है, कौन से दवा के लिए उपयोगी है, कौन से भोजन के लिए उपयोगी है या कौन से किसी अन्य कार्य के लिए विशिष्टीकरण ज्ञान होता है। यह जो है कुछ विशेष आदिम समाजों में ही देखने को मिलता है, अर्थात तर्क क्षमता होती है। उसी तरह पशुओं का भी इन्होंने उपयोग किस तरह से किया है या पशुओं के बारे में जो इनकी जानकारी होती है वह एक विशिष्ट ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम इनकी मानसिक जो क्षमताएं हैं इनको कम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा आदिम मानव समाज के पास उच्च अमूर्त स्तर के तर्क वितर्क होते हैं जो आधुनिक परिष्कृत चिंतन के तर्कों से भिन्न होते हैं। इन्होंने कहा तर्क का चिंतन जो है आज विज्ञान है, उसके आधार पे जो इनका जो तर्क है वह भिन्न होता है, लेकिन इनके पास भी एक क्षमता होती है अमूर्त तर्क वितर्क करने की, जो कि आधुनिक समाज से अलग होती है। निश्चित रूप से इन तर्कों का निष्कृष्ट नहीं माना जा सकता, अर्थात एकदम से इन्हें बिना काम का नहीं माना जा सकता, अर्थात इन्हें उपयोगी माना जा सकता है। चार इनकी जो है एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मैथोलॉजी, 1964 से 1971 तक आई थी। इसके जो है 4 खंडों में इन्होंने मिथकों की चर्चा की है। माइथोलॉजी, इनमें इन्होंने मिथकों के विश्लेषण द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का स्पष्टीकरण नहीं किया जाकर मूल रूप से मानव अस्तित्व और सामाजिक संगठन के रूप में प्रकाश डाला है। लेवी स्ट्रास कहते हैं कि जो मानव होता है यह अचेतन मनोदशा की प्रकृति को जानने की जिज्ञासा ने इसे मिथकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। तो लेवी स्ट्रास ने मानव की अचेतन मनोदशा को जानने के लिए जो है मिथकों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। इन्होंने कहा कि जो मिथक होते हैं इनका निर्माण या प्रक्रिया जो होती है वह सामाजिक उपयोगिता के कारण नहीं, अपितु मुख्यतः यह अपने स्वयं के सहज नियम और सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो स्ट्रास कहते हैं कि किसी भी मिथक का निर्माण केवल सामाजिक उपयोगिता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनके स्वयं के कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जिससे वे नियंत्रित होते हैं। यही कारण है स्ट्रास लिखते हैं कि मिथक का कोई स्पष्ट प्रकार नहीं होता है। इन्होंने कहा मिथक जो है आज समाज में जो भी मिथक देखने को मिलते हैं उनका कोई स्पष्ट प्रकार देखने को नहीं मिलता है। अपने लेख द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ 1963 में
इन्होंने इडिपस मिथक के अनेकों रूपों का विश्लेषण किया और बताया कि मिथकों को किसी कथा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अपितु इनके घटक के तत्वों को बड़ी सावधानी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो लेवी स्ट्रास कहते हैं कि जो आज की जो धारणाएं हैं कि मिथक जो है केवल एक कहानी या कथा के रूप में व्यक्ति सुनता चला आ रहा है और उसका पालन करता चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें केवल इस आधार पर उसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनमें भी जो विद्यमान तथ्य हैं या घटक हैं उनका विश्लेषण करके जानना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। मिथकों के मूल घटक या तत्वों को इन्होंने अर्थात स्ट्रास ने मिथिक्स कहा है, अर्थात मिस्ट्री क्या है, तथ्यों के पीछे कारण क्या है। इसके बाद मिथक से संबंधित अपनी एक अन्य पुस्तक द रॉ एंड द कुक में 1964 में लेवी स्ट्रास ने दक्षिणी अमेरिका के 187 मिथकों की खोज की और बाद की जो पुस्तकें आई उसमें इन्होंने भारत के 600 भारतीय मिथकों का विश्लेषण किया है। मिथकों के अध्ययन में जहां लेवी स्ट्रास के संरचनावाद को जहां एक और मजबूत किया है, वहीं उन्होंने इन अध्ययनों द्वारा अपने संरचनावादी विचारों का परिष्करण भी किया है। तो जहां एक और जो मिथक हैं वह इनके संरचनावाद को मजबूत करते हैं, वहीं इनके जो विचार हैं उसे और ज़्यादा से ज़्यादा परिष्करण अर्थात शुद्ध और सीधा एवं सरल बनाया है। आगे इन्होंने प्रस्तुत किया कि मिथकों के जो तत्व होते हैं वह अपना अर्थ उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर नहीं वरन किसी प्रकार के आपस में संयोजित होते हैं। तो इन्होंने कहा जो मिथक होते हैं उनका अर्थ उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनका जो अर्थ होता है वह अन्य मिथकों के माध्यम से किस प्रकार जुड़े हुए हैं या किस प्रकार से संयोजित होते हैं और किस प्रकार अपना अर्थ ग्रहण करते हैं उससे होता है। इसी आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट किया जो मिथक होते हैं वह बाह्य यथार्थ को नहीं अपितु मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके द्वारा इनकी रचना होती है। तो इन्होंने कहा मिथक जो है वह बाह्य यथार्थ को न मानकर बल्कि मस्तिष्क प्रक्रियाओं के साथ प्रतिनिधित्व अर्थात जुड़े हुए होते हैं या उनकी व्याख्या मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के आधार पर की जानी चाहिए। मिथक की उत्पत्ति ही विश्वास और यथार्थ एकल और बाहुल स्वतंत्रता की आवश्यकता समानता और भिन्नता के बीच असंगति से होती है। तो इन्होंने कहा है कि मिथक की जो उत्पत्ति होती है वह विश्वास और यथार्थ के बीच जब विरोधाभास होता है, दुविधाएं होती हैं, उसके आधार पर मिथक की जो है विकास होता है। एकल और बाहुल के आधार पर होता है, मतलब यहाँ द्विविधता की इन्होंने बात की है। स्वतंत्रता और आवश्यकता के आधार पर चर्चा करते हैं और समानता और भिन्नता के आधार पर इन्होंने जो है मिथकों की चर्चा की है कि इस प्रकार से इनका निर्माण होता है और कहते हैं कि मिथक जो है वह भाषा के ऐतिहासिक और समकालीन पक्षों का समन्वय है। तो इन्होंने कहा मिथक जो भाषा के ऐतिहासिक और समकालीन पक्षों का समन्वय है जो असंभव सा प्रतीत होता है। इन्होंने कहा मिथक जो भाषाएं होते हैं वह ऐतिहासिक और समकालीन पक्षों का समन्वय के रूप में देखा जा सकता है और देखने में जो है यह दिखाई नहीं देता है, असंभव लगता है, लेकिन इनका जो है जुड़ाव होता है, ऐसा स्ट्रास मानते हैं। आलोचक मानव शास्त्रियों के अनुसार स्ट्रास की जो वैचारिक रूपरेखा या मॉडल्स है वह निजाती तथ्यों के साथ कोई तालमेल नहीं बैठाता है। रोडेन नीडहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रोडेन नीडहम 1962 इनके नातेदारी सिद्धांत के प्रमुख आलोचक रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्ट्रास का जो विवाह का सिद्धांत है या अलायंस थियरी है वह निजाती तथ्यों के आधार पर खरा
नहीं उतरता है। इन्होंने कहा निजाती तथ्य ऐसे बताते हैं कि ऐसे समाज दुर्लभ हैं जहां पत्नी लेने वाला समूह ही पत्नी देने वाला समूह या पत्नियां देता हो, अर्थात पत्नियों का सीधा विनिमय हो। तो इन्होंने कहा कि निजाती तथ्य जो कह रहे हैं यह कि ऐसा समूह दुर्लभ से देखने को मिलता है कि जहां पर एक समूह में स्त्रियों का आदान प्रदान होता है। वहीं इन्होंने कहा कि जो इनका जो प्रत्यक्ष या सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय है, अर्थात एक दूसरे से स्त्रियों का आदान प्रदान है, यह बहुत दुर्लभ है, अर्थात यह ज़्यादातर समाज में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो सामान्यकृत विनिमय प्रणाली है यह एशिया में और इनके अलावा कई देशों में देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिस समूह में अपने विवाह करता है, अर्थात स्त्री लेता है, उस समूह में स्त्री नहीं देता है। कुछ आलोचक यहाँ तक मानते हैं कि स्ट्रास ने अपने संरचनात्मक मानव शास्त्र में इतिहास की पूर्णतः अवहेलना की है। तो कुछ आलोचक यह मानते हैं कि इन्होंने इतिहास के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, इसे पूर्णतया नकार दिया है कि किस तरह नातेदारी का विकास हुआ है। आलोचकों के बावजूद यह स्वीकार किया गया है कि मालिनोवस्की ब्राउन के बाद फ्रांस और लैटिन के देशों में जो है लेवी स्ट्रास एक अग्रणी मानवशास्त्री के रूप में इन्हें देखा जाता है। इन्होंने मानवशास्त्र की कई वैचारिक परंपराओं की जो है शुरुआत की है। इनके अलावा जो मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक समानता संबंधी अपने विचारों की पुष्टि हेतु लेवी स्ट्रास ने भोजन बनाने की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए द कलिनरी ट्राइंगल्स पाक विधा त्रिकोण नामक एक अजीब सा लेख लिखा है। तो यह जो लेख है पाक विधा त्रिकोण का विचार, यह इन्होंने जेकोबसन के भाषा विज्ञान के व्यंजन त्रिकोण और स्वर त्रिकोण के आधार पर लिया है। स्ट्रास ने लिखा कि किसी भी समाज की भोजन बनाने की विधियों का भी उसी रूप में विश्लेषण किया जा सकता है जिस प्रकार भाषा का विश्लेषण किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ समाजों के विश्लेषण जो है उसमें संरचनात्मक द्विविधताएं होती हैं, द्विभाजी होती हैं, और जिस प्रकार हम भाषा का विकास की चर्चा करते हैं उसी तरह हम उस किसी अलग अलग समाजों के भोजन बनाने की विधियों की भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसके व्याख्यात करते हुए इन्होंने कहा है कि जो कच्चे भोजन को इन्होंने क्या कहा है, कच्चे भोजन को इन्होंने कहा कि वह प्रकृति है और पक्का भोजन जो है वह संस्कृति है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इन्होंने कच्चे भोजन को प्रकृति और पक्के भोजन को संस्कृति के रूप में देखा है। अब भुना भोजन और उबला भोजन को उदाहरण के रूप में इन्होंने देखा है, क्या कि जो भुना भोजन है वह पहले आया लेकिन उबला हुआ भोजन जो है वह बाद में आया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भुना भोजन है वह प्रकृति की अवस्था के रूप में इन्होंने देखा है और उबला हुआ भोजन को इन्होंने संस्कृति की एक अवस्था के रूप में देखा है। तीसरा पॉइंट यह बताते हैं कि जो भुना भोजन है वह अतिथियों को परोसा जाता है और जो है उबला हुआ भोजन है वह एकजुटता के रूप में देखने को मिलता है, अंतः एकजुटता अर्थात परिवार आदि के रूप में देखने को मिलता है। वहीं क्या कि भुना भोजन जो है वह आधुनिक समाज के उच्च तबके के लोगों का भोजन है, जबकि जो उबला हुआ भोजन है उसको इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज के निम्न तबके के लोगों का भोजन होता है। वहीं नरभक्षी प्रथा के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि जो भुना हुआ भोजन होता था उसमें नरभक्षी जो होते थे वह दुश्मनों का मांस का केवल भक्षण करते थे भुने हुए भोजन के आधार पर, लेकिन उबला हुआ जो भोजन था उसमें वह सगे संबंधियों और दुश्मनों के मांस का भक्षण करते थे। तो यह इन्होंने अलग अलग समाजों के आधार पर चर्चा किया है यह कि किस प्रकार कच्चे और भोजन पक्के भोजन का विश्लेषण यह करते हैं कि अलग अलग समाजों में किस रूप में देखने को मिलता है। आगे स्ट्रास जो है अभी तक
स्टार्स जो थे इनका जो मुख्य विषय यह मानकर चले थे कि मैं ऐसा संरचनावादी बनूंगा जो कि मानवीय मस्तिष्क की सार्वभौमिक श्रेणियों को हमेशा खोजने में सफल रहूंगा, ऐसा यह मानना था। लेकिन आगे चलकर इन्होंने जब निजाति समाज के मिथकों के बृहद विश्लेषण में इस तरह से भूल गए कि अपने जो है जो इनका अन्वेषक था या मूल विज्ञान था उसको यह भूल जाते हैं, अर्थात सफल नहीं होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आनुवंशिक कोड, जीनेटिक कोड की जो विभाजित नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कहा कि जो आनुवंशिक कोड या जीनोटिक कोड है उसको स्टार्स ने ठीक तरह से विभाजित नहीं कर पाया है। अभी तक की जो खोजों का सार या निष्कर्ष के रूप में देखा है इन्होंने, उसे द्विभाजी या विपरीतता या बाइनरी अपोजिशन, तो यह भी टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाइनरी अपोजिशन की बात कौन करते हैं नातेदारी प्रणाली में, तो वह लेवी स्ट्रास है। अर्थात इन्होंने कहा विश्व में जो रचना या द्विभाजन से हुई है, जो रचनाएं हुई हैं वह द्विविभाजनों से हुई है या मानव संस्कृति की रचना के द्विधारी विरोधों से होती है। जैसे पाप है तो पुण्य है, धर्म है, धर्म अधर्म है, इस तरह की जो है द्विभाजन हर चीज़ जोड़े में होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस प्रकार से हर तरह की रचना को यह देखते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949, इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मास 1950, ट्रिस्टेस ट्रोपिक्यूस 1955, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958, द स्वेग माइंड 1962, टोटिज्म टुडे 1962। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक, इनकी लगभग सभी पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछी गई हैं। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ 1963, द रॉ एंड द कुक 1964, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मैथोलॉजी, ये 4 खंडों में आई थी 1964 से 1971 के बीच में, फ्रॉम द हनी टू द एस 1966, द ओरिजन ऑफ टेबल माइनर्स 1968 और द नेकेड मैन 1971 इनकी जो है प्रमुख कृतियां हैं। इनके अलावा द वे ऑफ द मास्क 1975, द व्यू फ्रॉम द अफेयर, द व्यू फ्रॉम अफेयर 1985, द जेलिसस पॉटर 1988 जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।